Bismillahirrahmanirrahim. Today is presentation day, and our topic for presentation which is assigned to me is branches of philosophy. Before going toward branches of philosophy, I would love to talk and to define philosophy. What is philosophy? From where the word philosophy is derived. So philosophy, the word philosophy is derived from Greek word philos and sophia. Philos mean love and sophia mean wisdom. So we can say love for wisdom or search for truth. Philosophy is love for wisdom or search for truth. We can say as well that the way of thinking about the world, the universe, the society, ये सारे हमारे पास क्या है? फिलॉसफी है. फिलॉसफी ये काम करती है कि आपने सोचना है. ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी में हमारे पास है एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी. अब इनको फर्दर हम बयान करेंगे. एपिस्टेमोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, मेटाफिजिक्स के बारे में सीखेंगे और एक्सियोलॉजी के बारे में सीखेंगे. एपिस्टेमोलॉजी क्या है? एपिस्टेमोलॉजी लफ्ज एपिस्टेम से निकला हुआ है, जिसका मतलब है नॉलेज, और लॉजिक साइंस मीन नॉलेज ऑफ साइंस. अब एपिस्टेमोलॉजी में हम करते क्या हैं? कौन से क्वेश्चन होते हैं जो हम जानने की कोशिश करते हैं? एपिस्टेमोलॉजी में हम कहते हैं हाउ डू वी नो, हम किस तरह जान सकते हैं? सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? जिस तरह हमारा अकीदा है कि सोर्स ऑफ नॉलेज जो है कुरान और हदीस है, सुना नबी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, और वही है सोर्स ऑफ नॉलेज. ये चीज़ें हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं, कहाँ पे बयान करते हैं? एपिस्टेमोलॉजी में. साइंटिफिक नॉलेज के बारे में हम जानना चाहते हैं. इनोवेटिव नॉलेज, मैन मेड नॉलेज, इंसान के बनाए हुए जो नॉलेज है उसके बारे में हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं. अब एपिस्टेमोलॉजी में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंजेस आई हैं वो क्या है? पहले एपिस्टेमोलॉजी के बारे में क्या था और अब क्या है? ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो एपिस्टेमोलॉजी के बारे में सोचा करते थे कि सोर्स ऑफ नॉलेज जो है डिवाइन है, रिवोल्यूशन है, वही वगैरह जो है वही सोर्स ऑफ नॉलेज समझे जाते थे. जबकि आज मौजूदा दौर में हार्ड वर्किंग, रीजनिंग, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन को सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब 5 सेंसेस जो हमारे हैं, इन 5 सेंसेस से जो हम ऑब्जर्व करते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, वही गेटवे ऑफ नॉलेज है. तीसरा ब्रांच ऑफ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी जो है वो मेटाफिजिक्स है. मेटाफिजिक्स मीन बिहाइंड द नेचर. अब बिहाइंड द नेचर हम किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं? व्हाट इज रियल, रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस. कौन सी चीजें वजूद रखती है और कौन सी चीजें वजूद नहीं रखती? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे एक क्वेश्चन पुट करता हूं कि हमसे पहले इस दुनिया में किस चीज का वजूद था? एक क्वेश्चन है, इंसान के जहन में आ जाता है कि अल्लाह ताला ने ये यूनिवर्स बनाया है. इस यूनिवर्स के बनाने से पहले अल्लाह क्या करता था? अल्लाह करता क्या है? ये मेटाफिजिक्स है. मेटाफिजिक्स के जरिए हम इन चीज़ों के बारे में, अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में सोचते हैं, वो नॉलेज हासिल करने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज ट्रूथ? सच क्या है? जो हमें दिखाई दे रहा है क्या वही सच है, या सच जो हमारे सामने है उसके पीछे कुछ है? पर्दे के पीछे सच है या पर्दे के सामने सच है? ये मेटाफिजिक्स के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज बिहाइंड द नेचर, जो मैंने कहा कि इस पूरी नेचर, कुदरत के पीछे कौन है, कौन सी कुव्वत है जो पूरा सिस्टम चला रहा है. अब मेटाफिजिक्स के पर्सपेक्टिव में जो चेंजेस आई है, ट्रेडिशनल एनिशेंट दौर में मेटाफिजिक्स के बारे में लोगों की राय क्या थी? मेटाफिजिक्स के पर्सपेक्टिव में जो चेंजेस आई है वो ट्रेडिशनल क्या कहते थे कि वहां पे रिलीजन वाज द बेस ऑफ लर्निंग. रिलीजन बेस ऑफ लर्निंग समझा जाता था कि सब कुछ जो मजहब कहता है, सारा जो नॉलेज है वो रिलीजन है. जबकि अब क्या है? टुडे लर्निंग बिकम मोर सेक्युलर. लर्निंग जो है वो बहुत सेक्युलर हो गई है. हर कोई जो है वो हर किसी को सोचने का हक मिल गया है. लाजमी नहीं है कि बस जो आप देख के आपकी नज़र से जो आपको नज़र आए वही मैं मान लूँ. जब तक मैं देख लूँ, मैं उसको ऑब्जर्व कर लूँ, महसूस कर लूँ, वही मेरे लिए हकीकत है. एक लफ्ज़ है नौ, मैं लिख लेता हूँ,
उसको मैं इस तरह कॉपी पे लिख लेता हूं, आपके सामने वो 6 होगा जबकि मेरे सामने 9 होगा। हम उस वक्त तक इस पे लड़ते रहेंगे जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते रहेंगे। मैं यहां पे बोर्ड पे लिख लेता हूं ये। अब यहां पे बैठा शख्स इसको कहेगा कि 9 है, और यहां पे बैठा शख्स इसको कहेगा कि ये 6 है। अब बात क्या होगी? अगर हम लॉजिकली नहीं सोचेंगे, अगर मैं इसके वही वो लैला और मजनून वाली बात है उसकी नजर से नहीं देखेंगे तो ये उस वक्त तक 6 रहेगा, और अगर ये इसकी नजर से नहीं देखेगा ये 9 रहेगा। अगर मैं इसकी नजर से देखूंगा तो ये 9 भी है, और अगर अपनी नजर से देखूंगा तो ये 6 भी है। तो इसी तरह ये कहते हैं लर्निंग बिकम मोर सेकुलर। हमने सिर्फ अपनी नजर से नहीं, हमने दूसरों की नजर से, दूसरों की सोच से भी देखना भी है, सोचना भी चाहिए। दूसरों के जूतों में पांव डाल के उनके दर्द को महसूस भी करना चाहिए। अब ब्रांचेस ऑफ मेटाफिजिक्स, कॉस्मोगोनी, इसको कहते हैं तख्लीक कायनात के बारे में, इल्म तख्लीक कायनात। तख्लीक कायनात के बारे में। अब इधर इस ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये दुनिया वजूद में कैसे आई। एक एग्जांपल इसका हम ये भी ले सकते हैं कि लोग कहते हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी बताई है कि दुनिया इस तरह वजूद में आई है, और वो एक और एग्जांपल कि इंसान पहले बंदर हुआ करता था, उसका दुम हुआ करता था, ज़्यादा इस्तेमाल से वो ख़त्म हो गए। अब इसके बारे में ये कॉस्मोगोनी मेटाफिजिक्स जो है वो ये चीज़ें डिस्कस करती है कि दुनिया किस तरह वजूद में आई है। जो कॉस्मोलॉजी है वो फिर दुनिया में मौजूद, कायनात में मौजूद उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं, कायनात को डिस्कस करती है कि ये कायनात, इसके अंदर हर शख्स का रोल क्या है, ये चीज़ कैसे बनी है, ये बिल्डिंग या ये दरख्त या पहाड़। अब पहाड़ के हवाले से बहुत सारी थ्योरीज है। लोग कहते हैं, साइंटिस्ट ने या जो ये पहाड़ों का इल्म जानने वाले, वो कहते हैं कि जब बारिश होती थी या तेज़ हवाएं आती थी तो ये रेत ये आते थे एक जगह जम जाते थे, उसके ऊपर बारिश होती थी, या आहिस्ता आहिस्ता चट्टान बनते थे, चट्टान बनते बनते गए पहाड़ बन गए। अब मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात है, थ्योरी उन्होंने दी है। तो ये कॉस्मोलॉजी इन चीज़ों को, कायनात को डिस्कस करती है। उसके बाद ऑन्टोलॉजी, इल्म वजूद, कौन सी चीज़ एग्जिस्ट करती है, कैसी है, उनको हम डिस्कस करते हैं। ये चेयर है, ये डाइस है, इन चीज़ों को हम, कायनात में मौजूद चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। इसमें फिर आउट नहीं, कायनात के अंदर जो मौजूद चीज़ें उसी को। और टेलोलॉजी, ये तगैरात को हम, जिस कोई चीज़ चेंज हो जाती है, मैंने वो बंदर का मिसाल दिया था कि बंदर से कहते हैं कि इंसान बना, किसी चीज़ से कोई चीज़ कैसा बना, इन चीज़ों को, इवोल्यूशन को हम डिस्कस करते हैं। अब्दुल खालिक साहब कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसी चीज़ से कोई चीज़ किस तरह बना इस कायनात में, इसको यहां पे हम डिस्कस करते हैं। एस्केटोलॉजी, ये फिर मादियात या इल्म मादियात है, क्या इसको कहते हैं? इल्म मादियात में फिर वही अल्लाह या इस कुदरत, नेचर के पीछे जो कुव्वत है उसका रोल, उसके रोल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये सारे ब्रांचेस मेटाफिजिक्स की हैं। आगे एस्केटोलॉजी जो है वो कायनात में मौजूद, कायनात के पीछे जो एक कुव्वत है, कुव्वत के बारे में, उसके रोल के बारे में, उसके किरदार के बारे में कि वो किस तरह इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला के बारे में। एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी किस चीज को डिस्कस करती है? वैल्यूज को। व्हाट आर द वैल्यूज, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट शुड बी रिजेक्टेड, ये सारी चीजें, व्हाट इज एस्थेटिक, ये सारी चीजें एक्सियोलॉजी डिस्कस करती है। एक्सियो मीन वैल्यू, लॉजी मीन साइंस। वैल्यू के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सियोलॉजी होती है। अब मैं, ये पेन है, कैसा बना है? अच्छा बना है, बुरा बना है। इसके अच्छे और बुरे के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं, ये एक्सियोलॉजी है। इसके फायदे हैं या नुकसानात, फायदे और नुकसानात के बारे में जानने की जब हम कोशिश करते हैं, ये एक्सियोलॉजी है।
एस्थेटिक खूबसूरती और व्हाट इज ब्यूटीफुल, व्हाट इज अगली। प्रिटी क्या है, अगली क्या है, कौन सी चीज़ खूबसूरत है, कौन सी चीज़ बदसूरत है। लैपटॉप भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, मोबाइल भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, कुछ अट्रैक्टिव होते हैं, प्यारे बनाए होते हैं, कुछ फिर बदसूरत होते हैं लेकिन काम के होते हैं। ये चीज़ें एक्सियोलॉजी जो है वो डिस्कस करती है। एक्सियोलॉजीज में जो चेंजेस आए हैं पैसेज ऑफ टाइम, ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या थे, वो एब्सोल्यूट थे, वो अनचेंजेबल थे, वो चेंज नहीं हुआ करते। उनमें जो वैल्यूज थे वो बरकरार हुआ करते थे, ट्रेडिशनल रिवायात थी। अब तो चेंजेस इसमें इस तरह आ गई है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान का कौन सा इलाका है, वहाँ पे जब कोई मरता है तो वहाँ पे वो बाजा बजाते हैं, क्या वो बजा के गाने गाते हैं और हम रोते हैं। ये क्या है, हर जगह में वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। पहले क्या थे, पहले चेंज नहीं होते थे। मुख्तलिफ कल्चर्स हैं वो चेंज हैं, खाने पीने के जो तौर तरीके हैं, उठने बैठने के, एक दूसरे से गम और खुशी में शरीक होने के मुख्तलिफ तरीके अब चेंज है। पहले क्या थे कि सब के एक ही हुआ करते थे, वो अनचेंजेबल थे। ट्रेडिशनल में अनचेंजेबल एब्सोल्यूट थे, और टुडे अब क्या है, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट वैल्यूज हैं। एक्सियोलॉजी के फिर दो ब्रांच है, एस्थेटिक और एथिक्स। अब एस्थेटिक में हम क्या करते हैं, एस्थेटिक में हम किसी चीज़ के बदसूरती और खूबसूरती को डिस्कस करते हैं। कौन सी चीज़ प्यारी है, कौन सी चीज़ बदसूरत है। लफ्ज़ एस्थेटिक हम हमेशा खूबसूरत की तरफ ले जाते हैं, लेकिन इसमें दोनों डिस्कस होते हैं, खूबसूरती भी बदसूरती भी। इसी तरह एथिक्स में, एथिक्स हम हमेशा अच्छाई की तरफ ले जाते हैं कि आपके अंदर कुछ एथिक्स भी है। एथिक्स हम हमेशा अच्छे की तरफ, लेकिन एथिक्स में हम फिर दोनों गुड और एविल दोनों को हम डिस्कस करते हैं, अच्छाई और बुराई दोनों को डिस्कस करते हैं। एक एक्टिविटी है, चलो बारिश बरसाते हैं, किसी ने मेरे साथ बारिश बरसानी है, बारिश बरसाएंगे, गर्मी हो गई है मेरे ख्याल में। मैं कहूँगा एक, तो उस वक्त आपने एक उंगली यहाँ पे मारनी है। मैं कहूँगा दो, तो आपने दो मारनी है। मैं कहूँ तीन, तो आपने तीन। जो मैं कहूँ वही करना है। वो मेडिकल वाले टीचर जैसा आपने नहीं करना है। बात समझ आ गई? वो मिसाल दे दूँ या एक्टिविटी करवाऊँ? चलो सही है, बिस्मिल्लाह करें। उंगलियाँ शरियार छोड़ दे। यस, एक, आवाज नहीं आ रही है, एक, दो, बारिश तेज हो गई है, तीन, चार, कीचड़ नहीं बनाना है। देखो आप लोग कीचड़ बना रहे हैं, कीचड़ की तरफ जा रहे हैं। तो